स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसके ऊपर जरूर चेक कर लीजिए। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा इंटरफेस बनाएंगे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करिए। ऊपर रेयर मीडियम है, लेट सपोज एयर, और नीचे डेंसर मीडियम है, लेट सपोज वाटर। तो जब भी लाइट एंटर करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, ठीक, तो ये क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर टू रेयर मीडियम एंटर करता है, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉर्मल से दूर ऐसे बेंड करता है। ठीक, जिसमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर हम और बढ़ा दें, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले के मुकाबले ज्यादा इंक्रीज कर दें, देखिए हमने बढ़ा दिया, मान लो I1 जो है वो आपका I से बड़ा है, तो एक पॉइंट आता है कि आप बढ़ाते जाइए, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से और ज्यादा दूर भागेगी, और एक पॉइंट आएगा जब ये सरफेस के अलोंग ट्रैवल करने लगेगी। तो इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के अलोंग ट्रैवल करेगी, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है व्हेन द रे ट्रैवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द टू मीडियम। ठीक, और कंडीशन क्या है? द रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। अब आप क्या करिए, अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाइए, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ाइए। तो आपने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया। देख रहे हैं रेड वाली लाइन, देखिए नॉर्मल से कितना दूर है। अगर मैं उसको I2 ले लूं तो जो I2 है हमारा वो I1 से बड़ा है, तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया। तो बढ़ाते जाइए, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रे आपकी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रे अब रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं कर रही है, बल्कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, इसीलिए इसका नाम है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लॉ हमने पढ़ा है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाऊंगी, जैसे मैं R से अगर डिनोट करूं, तो I2 की वैल्यू जो है वो R2 के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ कंडीशंस ध्यान रखते हैं, और बाउंड्री होती है हमारा क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इसका मतलब है कि रे क्या हो रही है? द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, दैट इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब सिंपल क्या हो रहा है? सिंपल रिफ्रैक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो क्या होगा कि जो रे है इट ट्रैवल्स अलोंग द बाउंड्री के अलोंग ट्रैवल करेगी, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रे उसी मीडियम में वापस एंटर कर जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। इसका नाम टोटल इस वजह से है क्योंकि जो रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी रे, अगर PIR फिनोमिनन हो रहा है, रे ऐसे जा रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें कोई भी रे दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करेगी। मतलब देयर इज नो पार्शियल एब्जॉर्प्शन, नो पार्शियल रिफ्रैक्शन, the ray is 100% reflected into the same medium। इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में एक चीज बहुत ज्यादा पूछा आता है, एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। तो इसकी अगर कंडीशन पूछा जाए तो पहली कंडीशन तो आप देख ही रहे कि जो रे है वो डेंसर टू रेयर मीडियम एंटर करना चाहिए, तभी TIR होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम प्रेफर क्यों करते हैं? व्हाई वी प्रेफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन होता है।
100% रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा ब्राइटर इमेज होती है। अगर एक प्लेन मिरर की बात करें, आपने प्लेन मिरर भी पढ़ रखा है, तो प्लेन मिरर में अगर रे आपकी इंसिडेंट हो रही है तो वो भी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ रे जो है वो दूसरे सरफेस में एंटर कर जाती है, मतलब देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से जो इमेज आपकी प्लेन मिरर में बनती है वो बहुत ज़्यादा नॉट वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर नहीं दे पाता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब भी करता है। ओके, तो ये ऐसे दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। कंडीशंस कभी कभार पूछ लिया आता है, ठीक, कभी कंडीशन पूछ लेंगे, कभी आपसे पूछेंगे कि TIR बेटर क्यों है एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर आपके कई सारे बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रिज्म बेस्ड एप्लीकेशन है, तो अलग अलग टाइप के प्रिज्म हैं। चलिए देखते हैं, ये जो प्रिज्म है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ये हमको एप्लीकेशन देते हैं। ठीक, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहला जो प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, या फिर इसका नाम है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसका एंगल याद रखिएगा, दैट इज 45 डिग्री, 90 एंड 45। जब भी हम ऐसे प्रिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रिज्म है जो एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल भी 45 है। तो ये कैसा आपका प्रिज्म हो गया, ये आपका एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म हो गया। सेकंड प्रिज्म पर आइए, वो आपका इक्विलेटरल प्रिज्म है। नाम से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा प्रिज्म जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर हैं। थर्ड आ जाइए, थर्ड है आपका राइट एंगल्ड प्रिज्म, मतलब ये कोई आइसोसेलेस प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर राइट एंगल प्रिज्म बनाएं तो आपको पता ही है कि ऐसा प्रिज्म होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है और एक एंगल 30 और दूसरा एंगल 60 के बराबर होता है। तो ये तीन टाइप के प्रिज्म है। अब इन तीन टाइप को बनाने का क्या मकसद है, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, वो हमारे एग्जाम्स में आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रिज्म हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज योर फर्स्ट प्रिज्म। इट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म या फिर टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या एंगल है? 45, 90 एंड 45। तो उसका सबसे पहला, यहाँ पर तीन एप्लीकेशन है। सबसे पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये 3 एप्लीकेशन थे। तो सबसे पहले ये जो प्रिज्म है आपका, ये रे को 90 डिग्री एंगल पर डिविएट करता है। बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा आता है, आपको इनकम्प्लीट प्रिज्म का डायग्राम देंगे, उसमें बोलेंगे कंप्लीट करो और एंगल ऑफ डेविएशन निकालो। तो मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगी आपको, ठीक है। आप क्या करिए, आप यहाँ पर एक अच्छा सा प्रिज्म ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैंने प्रिज्म ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है और क्योंकि ये आइसोसेलेस प्रिज्म है इसलिए दोनों का एंगल 45 और 45 होगा, ठीक। अब आपको जो दे रखा है डायग्राम, वो कुछ ऐसा दे रखा है। ये एक इंसिडेंट रे है जो AB सरफेस पर 90 डिग्री स्ट्राइक हो रही है, ठीक। तो अगर कोई रे सरफेस से 90 डिग्री स्ट्राइक होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल भी उसकी रास्ते हैं, तो दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री हो गया। तो ऐसे केस में रे बिल्कुल डायरेक्टली विदाउट डिविएशन सरफेस के अंदर, प्रिज्म के अंदर एंटर कर जाती है। आई होप ये क्लियर है, ठीक। अब आ जाइए इस पॉइंट पर जहां पर रे AC वाले सरफेस को स्ट्राइक करेगी। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हो रही है तो परपेंडिकुलरली निकल जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक नहीं हो रही है तो वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए। मतलब क्या करना है आपको, इस पॉइंट पर जहां रे स्ट्राइक हो रही है वहां पर सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और मुझे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये स्टेप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये 45 है बेटा, तो ये 90 हो जाएगा और इस ट्राइंगल के अंदर का ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक पूरा 90 डिग्री के बराबर है, नॉर्मल है, इसमें से एक एंगल 45 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 डिग्री। अब ये गिवन है आपको कि जो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास है उसकी वैल्यू 42 डिग्री होती है। दिस इज गिवन टू यू,
और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ 3 कंडीशन थी, उन 3 कंडीशन में आपको टैली करना है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंपेयर करना है विथ क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, 45 डिग्री है, और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो कौन सा फिनोमेनन होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रे अब बाहर एंटर नहीं करेगी, वो प्रिज्म के अंदर उतने ही एंगल पर, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब 45 डिग्री पर ही आपकी जो रे है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कहानी खत्म। अब रे पहुंची बीसी सरफेस पर, बीसी पर वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हो रही है। ठीक, तो परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल वैसे ही बाहर निकल जाएगी। ये तरीका है एक इनकम्प्लीट रे डायग्राम को बनाने का। हर पॉइंट पर नॉर्मल बनाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए, क्रिटिकल एंगल से कंपेयर करिए। दिस इज इट, इतना सा स्टेप है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसमें बताओ बेटा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इमर्जेंट रे है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ये जो रे हमने बनाई है इसमें एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। तो ये ऐसा प्रिज्म हमने बनाया है जिसमें रे 90 डिग्री डेविएट हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें ये हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आंसर देखिए लिखा हुआ है नीचे, पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप, ओके। पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हिडन, मतलब कोई चीज ऊपर है, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, तो पेरिस्कोप लगाकर हम देख सकते हैं दीवार के पीछे क्या है। या सब में भी पेरिस्कोप लगाकर पानी के ऊपर देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो पेरिस्कोप में देखिए, ठीक, पेरिस्कोप का डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है। पेरिस्कोप में हमने क्या किया, ये हम यहाँ से देख रहे हैं, इसमें एक प्रिज्म ये लगाया इन्होंने, वही राइट एंगल प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म ये लगाया। अब जब रे एंटर करेगी आंखों से, ठीक है, यहाँ पर कोई इमेज है, मान लो ये पेड़ है, पेड़ हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री है, हम उसको यहाँ से देख रहे हैं। तो क्या होगा कि जब पेड़ से, ये जो पेड़ है, पेड़ से एक रे गई, ठीक है, इस पर स्ट्राइक हुई, इसका काम है 90 डिग्री डिविएट करना, इसने 90 डिग्री डिविएट किया, फिर दूसरे पर पहुंची, उसका काम है 90 डिग्री डिविएट करना। और जब ये रे हमारी आंखों पर पहुंचेगी तो हमें यहाँ पर रखा हुआ पेड़ नजर आएगा। तो दिस इज हाउ दिस राइट एंगल प्रिज्म वर्क्स। और उसका एप्लीकेशन है पेरिस्कोप। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन जरूर पढ़ते जाइएगा। ओके, अब सेकंड पर आ जाइए। सेकंड है आपका, सेम है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म 45, 90 और 45 है, लेकिन अब ये डिविएट कर रहा है रे को बाय 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री का डिविएशन दे रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं तो कैसे हमें बनाना है। इस कंडीशन में हम एक ऐसे प्रिज्म बनाएंगे, ये हमने बनाया प्रिज्म, ठीक है, जिसमें ये एंगल हमने रख दिया 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया। ठीक, इसको हमने बी लिया था, इसको ए ले लीजिए, और इसको या तो इसको ए ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। ठीक, हमें क्या गिवन है, हमको रे डायग्राम में इतना पोर्शन गिवन है, ये कोई रे है जो सरफेस पर ऐसे स्ट्राइक होती है। ठीक, अब करना क्या है, देखिए, एसी वाले सरफेस पर रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हुई है तो बिल्कुल सीधा ऐसे निकल जाएगी। जब ये रे AB वाले सरफेस पर पहुंचेगी तो आप यहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में सोचिए कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये जो बचा एंगल है दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल कितना था, 42 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से फिर से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो AB वाला सरफेस है उस पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या करेगा, ये रे को उतने ही 45 डिग्री एंगल पर वापस डिविएट कर देगा। ठीक, अब ये रे पहुंची BC वाले सरफेस पर, फिर से काम करिए, यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा ये 90 है, ये एंगल 45 हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा।
जिसकी वजह से पूरे 90 में से 45 माइनस करेंगे तो ये 45 फिर से आ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, मतलब रे बाहर नहीं जाएगी, रे फिर से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्योंकि 90 डिग्री सरफेस पर स्ट्राइक हुई तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो रे को देखिए, रे जो एंटर कर रही है वो आगे की तरफ एंटर कर रही है, रे जो बाहर निकल रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है। तो कितना डेविएशन हो गया? डेविएशन विल बी 180 डिग्री। जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा 2 रे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 2 रे बना देती हूँ, जैसे मैंने एक और रे बना दी, सेम वही काम होगा जो हमने ऊपर रेड वाली रे के साथ किया है। ये हो गया। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो जब वो बाहर निकलेगी रे तब वो ऑब्जेक्ट जस्ट 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज हाउ इट इज डिविएटेड बाय 180 डिग्री। अब एग्जाम में पूछेंगे इसका एप्लीकेशन बताओ, तो बेटा इसका एप्लीकेशन है बाइनोकुलर्स एंड कैमरास। ये बाइनोकुलर्स और कैमरा में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बाइनोकुलर और कैमरास में जो इमेज मिलती है वो इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज मिलने की वजह से अगर आपको उसको सीधा करना है, उसको इरेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? हम एक ऐसा प्रिज्म करेंगे जो उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बाइनोकुलर्स हमने यूज़ किया है, तो रे आपकी यहाँ से एंटर कर रही है, इस लेंस से एंटर कर रही है, इसके सामने देखिए वही वाला प्रिज्म लगाया ऊपर वाला, तो इसने क्या किया? रे को 180 डिग्री डिवाइड कर दिया। फिर से एक और प्रिज्म लगाया, उसने रे को फिर से 180 डिग्री डिवाइड किया, एंड दिस इज हाउ वी विल सी द इमेज। ये हमारी आंख तक पहुंचेगी और यहाँ जो भी इमेज होगी हमको दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रिज्म है ये हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है इन बाइनोकुलर्स एंड इन कैमरास। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, एंड दिस थर्ड पार्ट इज टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज। कोई उल्टी इमेज है उसको सीधा करना, लेकिन अब कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। जैसे पहले वाले में डेविएशन कितना था? 90 डिग्री डेविएशन था। ये दूसरे वाले में डेविएशन कितना है? 180 डिग्री डेविएशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब इसमें विदाउट डेविएशन बोला है, कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इमेज को वो सीधा भी कर दे। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट वाला प्रिज्म था 90 डिग्री डेविएशन वाला, इसमें देखिए जो AC वाला सरफेस है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रे को टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के जो प्रिज्म होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर। वही सेम रीज़न, क्योंकि रे को 100% रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है। वाइल इन प्लेन मिरर्स इमेज आपकी कम ब्राइट होती है। वाई? बिकॉज देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, तो उसमें एनर्जी लॉस्ट भी होती है। ठीक, ओके, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक टू इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन। तो इस कंडीशन में देखिए ये हमारा प्रिज्म है, ऐसे हमने प्रिज्म बनाया। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45। इसमें रे 90 डिग्री स्ट्राइक नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि रे डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो क्या होगा कि जो रे है वो ऐसे गई स्ट्राइक की, ठीक है, इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम आ रहा है, इसका मतलब रे जो है वो सरफेस के अलोंग एंटर कर जाएगी। इस पॉइंट पर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आएगा, मतलब रे में हो जाएगा TIR। अब रे अगर यहाँ पहुँची और यहाँ पर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर से क्रिटिकल एंगल से कम आएगा और रे आपकी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से रे डायग्राम बनेगा। ऐसे ही मैंने कहा कि इमेज फॉर्मेशन के कम से कम 2 डायग्राम तो चाहिए, 2 रेस चाहिए। एक सेम ऐसी पैटर्न पर दूसरी रे बना लीजिए, ऐसे गई, ठीक, यहाँ पर TIR हो गया, रे ऐसे स्ट्राइक हुई और ऐसे करके बाहर निकल गई। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, तो अब जो ऑब्जेक्ट आपको बनेगा वो ऐसा बनेगा।
ठीक है। या फिर हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम ऑलरेडी एक इन्वर्टेड इमेज लेते हैं तो वो क्या करेगा, उसको इरेक्ट कर देगा। अब आप ध्यान दीजिए कि इसने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसको सीधा कर दिया, इरेक्ट कर दिया। दूसरा, ये जो इंसिडेंट रे है और ये रहा उसका इमर्जेंट रे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, देयर इज नो डेविएशन हियर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसका यूज बताइए, तो इसका यूज है बेटा स्लाइड प्रोजेक्टर्स। जो स्लाइड प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनमें जो इमेज बनती है वो आपकी रियल बनती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो उस इन्वर्टेड इमेज को अगर हमें सीधा करना है तो हम यूज करते हैं दिस टाइप ऑफ प्रिज्म। तो ये 3 टाइप के प्रिज्म है, 3 उसके यूजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। अब इसके अलावा मैं कुछ आपको जनरल क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में एक ऐसा प्रिज्म मिला जिसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है और दूसरा एंगल 60 है। जो रे आपकी स्ट्राइक हो रही है वो ऐसे दे दी, ठीक। अब आप देखिए, अगर मैं ABC मार्क कर दूं तो जो रे है ये AB के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये रे बिल्कुल सीधा ऐसे एंटर कर जाएगी, ठीक। जब ये रे BC वाले सरफेस पर पहुंचेगी तो वहां पर हम एक ऐसे नॉर्मल बना लेंगे। अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो आपको निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, चेक करने के लिए कि रे की आगे की जर्नी कहाँ होगी, ठीक। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 90, जिसकी वजह से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा नॉर्मल 90 डिग्री एंगल सरफेस से बनाता है, तो बचा हुआ एंगल विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब BC वाले सरफेस पर PIR होगा। तो रे 60 डिग्री एंगल पर, तो रे आपकी 60 डिग्री एंगल पर ही इस तरीके से मूव कर जाएगी। क्लियर? ओके। अब अगर इस पॉइंट पर देखिए AC वाले सरफेस पर, तो AC वाले सरफेस पर हम एक फिर से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, ये पूरा 90 है तो ये जो एंगल है इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपका ये बन रहा है एक ट्राइंगल, ये देखिए एक ट्राइंगल, एक एंगल 30, एक एंगल 30, तो जो बचा हुआ एंगल है ये पूरा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ये एक 90 डिग्री है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर नॉर्मल खींचा है 90 डिग्री, पूरा एंगल 120 है, उसका एक हिस्सा 90 है, तो बचा एंगल कितना हुआ, 120 माइनस 90 दैट इज 30 डिग्री। तो ये जो हमको मिला है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज 30 डिग्री। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर सिंपल रिफ्रैक्शन होगा, रे ट्रैवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, जाना उधर था और ऐसे चली जाएगी। आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक स्टेप पर आपको क्या करना है। अगर क्लियर है तो चलो मेरे साथ एक और डायग्राम बनाओ। ये मैंने आपको दे दिया सेम वही वाला 90, 30 और 60 डिग्री वाला प्रिज्म। अब आपको रे ऐसे दे रखी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, आगे कहानी आपको समझ में आती होगी। परपेंडिकुलर का मतलब है बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे निकाल दो बिना सोचे समझे। इस पॉइंट पर ऐसे करके एक नॉर्मल बना दो, ये बनाया नॉर्मल। तो यहाँ पर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, फिर से ट्राइंगल पढ़ाओ, ये 90, 30 एक एंगल है तो दूसरा एंगल 60, पूरा 90 तो ये एंगल 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल से कम है, तो सिंपल क्या होगा, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन, जाना उसको ऐसे था और रे चली ऐसे जाएगी। क्लियर? ये तो बहुत आसान था, ठीक। अगर और अच्छा समझ में आया तो तीसरा और बना लो, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये 90 है, ये 30 है और ये है बच्चों 60 डिग्री। अब फिर से रे 90 डिग्री आई, लेकिन अब थर्ड सरफेस पर आई, तो क्योंकि 90 है तो बिना सोचे समझे बिल्कुल स्ट्रेट निकाल लो, कोई टेंशन मत लो। अब जिस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई है उस पॉइंट पर हम एक अच्छा सा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है,
तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, बचा एंगल 30 डिग्री और यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। तो रे सिंपली रिफ्रैक्ट होगी, तो TIR होगा ही नहीं, मतलब रे आपकी ऐसे चली जाएगी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा हाँ चलो एक और क्वेश्चन मुझे मिला है, इसको भी चलो सॉल्व करते हैं। 30, 60 और 90, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रे को थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। ये जो रे आपकी सरफेस पर स्ट्राइक हो रही है परपेंडिकुलर है बट नीचे से, ऐसे परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो रे बिल्कुल सीधा निकाल दो। अब तो वो बेस पर स्ट्राइक हो गई, तो कोई बात नहीं, बेस पर ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो। तो देख लो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये 90 है, 60 है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अगर ये 30 हो गया तो बचा एंगल कितना 60 डिग्री। अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है और वो भी 60 डिग्री के बराबर है, तो क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 60 डिग्री ही एंगल पर रे को वापस ऐसे रिफ्लेक्ट कर दो, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होना चाहिए। अब रे जैसे ही सरफेस को छुएगी, हर इंटरफेस को नॉर्मल बनाना है, वही कहानी रिपीट करनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करो, क्रिटिकल एंगल से कंपेयर करो। तो आप क्या करना है, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल बनाइए, ये बनाया मैं नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैलकुलेट करिए। तो देखो भाई वो तो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, ये 90 डिग्री है इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स, ये 60 है, तो ये कितना हो गया, लो भाई 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो रे को नॉर्मल से दूर भगा दो, भाग जाओ भाई वहां पर, हो गया। ठीक, आई होप आपको डायग्राम समझ में आएंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म के रे डायग्राम जरूर आते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस के रे डायग्राम्स दे रखे हैं, बोर्ड पेपर में कई सारे आए हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रे डायग्राम में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, मैं उसका एक छोटा सोल्यूशन बना करके आपको सेंड कर दूँगी। ठीक, चलो भाई आगे देखा जाए। और इसमें हमको लास्ट में जो बोर्ड में पूछा आते हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस। तो पहला जो एप्लीकेशन आपको पढ़ना है दैट इज मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन होता क्या है, मिराज माने होता है आंखों का धोखा। मतलब जब हम समर सीजन में रोड पे गाड़ी से जा रहे हैं ना, इस कंडीशन में, तो हमको ऐसा पानी सा नजर आता है, दूर से लगता है पानी पड़ा है, बट एक्चुअली वहाँ पानी होता नहीं है। ऐसे फिनोमिनन को मिराज कहा जाता है। और ये जो मिराज होते हैं ज़्यादातर गर्म एरिया में होते हैं, मतलब डेजर्ट्स में ज़्यादा होते हैं। दूर से लगता है वहाँ पानी है, पहुँचो तो वहाँ पानी नहीं होता है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, एक यहाँ देखो थोड़ा सा डायग्राम समझाने की कोशिश किया। ये एक पेड़ है, अब ये जो लेयर्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये ब्लू लाइन से, ये एयर की लेयर्स हैं। अब होता क्या है, जो जमीन है, जो ग्राउंड है, वो तो बहुत गर्म है, तप रही है, तो उसके जस्ट ऊपर वाली जो एयर होती है वो की रेयर होती है। जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे तो जो एयर है वो क्या होती जाएगी, और भी ज़्यादा डेंस होती जाएगी। ग्राउंड जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ग्राउंड से जो अटैच है एयर वो आपकी बहुत रेयर हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे ठंडी हो जाएगी और उसकी वजह से एयर आपकी डेंस हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब ट्री से ऐसे करके इंसिडेंट रे आ रही है तो वो बेसिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर रे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बना लेती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। जब ये रे हमारी आंखों पे पहुंचती है ऐसे करके, तो हमारी आईज को लगता है इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और जब उसको पीछे रिट्रेस करोगे तो वो बेसिकली उसकी इमेज बनाता है। तो अगर सड़क पर पेड़ की इमेज बन रही है तो ऐसा लगेगा ना कि वहाँ पानी है, तभी तो इमेज बन रही है। तो इसी वजह से वो हमको ऐसा मिराज का इफेक्ट देता है। फिलहाल रे डायग्राम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मिराज फॉर्मेशन। ओके, सेकंड पर आ जाइए। सेकंड है बेटा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। जो डायमंड्स होते हैं ना, आपने देखा है कितने सुंदर दिखते हैं ना, कितने अच्छे चमकते हैं। तो ये जो डायमंड्स चमक रहे हैं उनके पीछे का जो रीजन है वो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्या होता है इसमें डायमंड्स में कि ये जो इंसिडेंट रे है ये डायमंड के अंदर एंटर करती है,
डायमंड की कटिंग इस तरीके से होती है कि रे बाहर नहीं जा पाती है बल्कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है। ऐसे यहाँ जाएगी, यहाँ टकराएगी, जितनी बार वो टकराएगी उतनी बार और उतना अच्छा वो शाइन करेगी। तो डायमंड के कट पर डिपेंड होता है ना कि डायमंड कितना कॉस्टली है, तो वो कट क्या करता है, रे को ट्रैप करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्पार्कलिंग होता है और डायमंड और ज्यादा चमकता है। ठीक, तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस आपकी बुक में दे रखे हैं। एक लास्ट एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। पहले क्या होता था कि जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता था वो बेसिकली कोएक्सियल केबल्स और इन सब की मदद से किया जाता था, तो डेटा का बहुत ज़्यादा लॉस होता था। बट अब क्या होने लगा है कि अब डेटा जो ट्रांसफर होने लगा है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से होता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला तार होता है, मतलब जैसे हमारे ये बालों का डायमीटर है ना, उससे भी कम, एकदम पतला फाइबर की तरह वो होता है। उसमें कोएक्सियल के मुकाबले 100 टाइम्स डेटा ट्रांसफर किया जाता है। आप सोच लीजिए क्या टेक्नोलॉजी है। तो क्या होता है कि कई सारी कवरिंग होती है, उसको प्रोटेक्टिव शीट होती है सबसे ऊपर, जिसकी वजह से अंदर का डेटा, अंदर का ग्लास होता है इसके अंदर, वो सेफ रहे। तो सबसे पहले जो होता है दैट इज अ प्रोटेक्टिव शीट। ठीक है, फिर उसके अंदर जो सबसे पहली ग्लास की लेयर होती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं क्लेडिंग। क्लेडिंग के अंदर जो मेन ग्लास की लेयर होती है जिसमें डेटा ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक, अब होता क्या है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा डेंस होता है और ज़्यादा होता है, और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो ये रेयर होता है। ठीक, अब ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये कोर है और इसके ऊपर यहाँ पर क्लेडिंग है। ठीक, नाउ जब लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, जब इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, सो इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। तो ये जो कोर है इसके अंदर, यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है, ये डेंसर है। तो जब लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी तब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर इस पॉइंट पर स्ट्राइक करी, फिर से डेंसर टू रेयर मीडियम, फिर से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई। तो इस तरीके से लाइट आपकी आगे ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ट्रांसमिट करती है, और इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट इनसाइड कोर एंड क्लेडिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी और फास्ट कम्युनिकेशन देती है और बहुत हाई रेट से डेटा को ट्रांसफर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक, आई होप आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप इवन क्वेश्चंस भी लिख कर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।